हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का 10वां वीडियो है। 9 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं और प्रत्येक वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, एक वीडियो को छोड़कर। एक वीडियो में मैंने 20 प्रश्न ही ले पाई थे, बाकी सभी वीडियो में मैंने 30-30 प्रश्न लिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी भी मैं पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं हिंदी के कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। और अब मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ और जैसे ही एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवा देती हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। पहला है विकल्प है सुमित्रा महाजन, दूसरा विकल्प है ओम बिरला, तीसरा विकल्प है राजनाथ सिंह और चौथा विकल्प है अमित शाह। तो 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो ओम बिरला है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ये दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, ये भी याद रखिएगा। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष भी यही थे, तो ये भी याद रखिए। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है केंद्रीय गृह मंत्री। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है और पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा तीसरा विकल्प प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। बस इतना ही सपोर्ट आप लोगों से मुझे चाहिए। बस आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? पहला है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, दूसरा विकल्प है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा विकल्प है भारत का न्यायवादी और चौथा विकल्प है तीसरा विकल्प है भारत का महान्यायवादी और चौथा विकल्प है भारत का प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी विकल्प इसमें सही है, भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब आपसे पूछ लिए जाएं कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़ थे। और वर्तमान के कौन हैं? यदि आपसे वर्तमान के पूछ लिए जाएं तो R वेंकट रमनी। तो ये आप इतना याद रखिएगा, कहीं कहीं पर रमानी भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? पहला है मेरठ, दूसरा है बुलंदशहर, तीसरा है मथुरा और चौथा है बिजनौर। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही होगा, बिजनौर।
वह जिला बताना है जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो वह है आपका बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, जिसे ग्लेशियर के बाद भागीरथी के नाम से जाना जाता है, तथा आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और फिर उसके बाद यह गंगा के रूप में जानी जाती है। तो इतना भी आपको याद रखना है। और ये उत्तर प्रदेश राज्य में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है सर्वप्रथम, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? पहला है गंडक, दूसरा है चंबल, तीसरा है बेतवा और चौथा है केन। तो जो गंडक नदी है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। जो यमुना नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये यमुनोत्री से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यमुना की सहायक नदियों में बेतवा, चंबल, केन, सिंध ये सभी आती हैं। गंडक नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नहीं है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है नंदा देवी, दूसरा है केटू, तीसरा है एटलस और चौथा है कामेत। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, गॉडविन ऑस्टिन इसका नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? पहला विकल्प है कोलोराडो, दूसरा है किम्बरले, तीसरा है कटंगा और चौथा है पेटागोनिया। तो वह पठार बताना है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो किम्बरले पठार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक पठारी क्षेत्र है। तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, किम्बरले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? पहला है हमीरपुर, दूसरा है ललितपुर, तीसरा है मिर्जापुर और चौथा है झांसी। तो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है ये बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, सी विकल्प, मिर्जापुर। बुंदेलखंड पठार का विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा आते हैं, और मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह और पन्ना जिला शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं और सातों के नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और लखीमपुर खीरी जनपद में है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? पहला है गंगा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है महानदी और चौथा है सतलज। मेटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है और मेटूर बांध भारत के बड़े बांधों में से एक है। अब ये कहाँ पर है ये पूछ लिया जाए तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा कहा जाता है? पहला है पूर्वी तारे को, दूसरा है दक्षिणी तारे को, तीसरा है उत्तरी तारे को और चौथा है पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यह आसमान में उत्तरी दिशा की ओर स्थित रहता है। जो देखने पर सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है उसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। और प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? पहला है 1981 में, दूसरा है 1973 में, तीसरा है 1972 में और चौथा है 1985 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1973 में किया गया। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बाघों की घटती संख्या को रोकने और बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई।
इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है गुजरात। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछ ली जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी आपको याद रखना है। और कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना हुई 1955 में, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? पहला है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, दूसरा है हिंदू व मुस्लिम के मध्य, तीसरा है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य और चौथा है नरम दल व गरम दल के मध्य। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, ये तो सन लिखा हुआ है प्रश्न में। तो ये किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष AC मजूमदार थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा बिहार। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। भारतीय जंगली गधा गुजरात के बड़े कच्छ के रण और छोटे कच्छ के रण में स्थित भारतीय वन्य गधा अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, राजस्थान की जयपुर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है और बिहार की पटना है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। पहला है श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, दूसरा है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन, तीसरा है चट्टानों की शक्ति मापन और चौथा है इनमें सभी। तो कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। वैज्ञानिक भाषा में यदि कहा जाए तो कार्बन डेटिंग के जरिए कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 एक तरह से कार्बन का ही रेडियोधर्मी आइसोटोप है। इसका अर्ध आयुकाल 5730 साल का है। कार्बन डेटिंग को रेडियो एक्टिव पदार्थों की आयु सीमा निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? पहला है 21 मई 1949, दूसरा है 24 जनवरी 1950, तीसरा है 20 जनवरी 1950 और चौथा है 13 नवंबर 1949। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमैग्निफिकेशन है। पहला है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, दूसरा है जीव के आकार में वृद्धि, तीसरा है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बड़ी सांद्रता और चौथा है इनमें से सभी। तो बायोमैग्निफिकेशन से तात्पर्य क्या है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पहला है कवक, दूसरा है मृदा, तीसरा प्रोटीन और चौथा है फास्फोरस। तो कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो वह है कवक। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कवक जो है अजैविक घटक नहीं है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। पहला है एम्स्टर्डम में, दूसरा है सिडनी में, तीसरा न्यूयॉर्क में और चौथा है नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। ए विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ग्रीन पीस जो है 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पहला है बिहार में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा उत्तर प्रदेश में और चौथा पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? पहला है रेन शैडो प्रभाव है, दूसरा है उच्च तुंगता प्रभाव है, तीसरा है निम्न ताप प्रभाव है और चौथा है दाब प्रभाव है। तो भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन रेन शैडो प्रभाव के कारण शुष्क हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। पहला है 1972 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1960 में और चौथा 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। पहला है सौर स्थिरांक, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है सूर्य तप और चौथा है ऊष्मा बजट। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? पहला है यूएसए, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है जर्मनी और चौथा है यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से। अब वर्तमान रूस, याद रखिए डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला है शांत घाटी, दूसरा है सूरमा घाटी, तीसरा है फूलों की घाटी और चौथा है दोरांग घाटी। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। पहला विकल्प उत्तर हो गया। शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी केरल में है, ये भी याद रखिएगा। और फूलों की घाटी पूछ ली जाए तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? पहला है नीले ज्वाला से जलने वाला, दूसरा है उच्च ऊष्मीयमान, तीसरा है एक स्वच्छ ईंधन और चौथा है मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो जो असत्य है एलपीजी के बारे में, जो असत्य है, जो गलत है, वह हमें बताना है। तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये गलत लिखा हुआ है कथन, क्योंकि एलपीजी मीथेन गैस उत्सर्जित नहीं करती। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। पहला है उत्पादक व उपभोक्ता, दूसरा है जैविक तथा अजैविक पदार्थ, तीसरा है पौधे तथा जंतु और चौथा है उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक पूछे गए हैं, तो इसमें आपका बी विकल्प सही होगा, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा है, तो मकर रेखा जो है इसमें आपको बताना है। तो मकर रेखा है 23.5 अंश साउथ। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला है डॉक्टर ओडम, दूसरा है डॉक्टर एजी टांसले, तीसरा है डॉक्टर आरडी मिश्रा और चौथा है डॉक्टर विटाकर। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया एजी टांसले ने, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में भी मैंने 30 प्रश्न लिए हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने 20 प्रश्न लिए थे, छोटा सा वीडियो था वो। बाकी सभी वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं। तो आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। हिंदी वाली वीडियो यदि नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए, हिंदी कंपलसरी है और आपको हिंदी करनी ही है। भाषा 2 के रूप में आप अपना चयन करेंगे, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से किसी एक भाषा का, लेकिन हिंदी तो कंपलसरी है, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें चाहे पेपर सेकंड की बात करें। यदि आप लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से फॉर्म भी फिल कर दीजिए और फिर अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।